हेलो फ्रेंड्स, चड़का एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम कांग्रेस के इतिहास का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम कांग्रेस के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किए हुए हैं। फर्स्ट चरण पढ़ चुके हैं और आज दूसरा चरण पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा चरण जिसको 1905 से 1919 तक विभाजित किया गया है और इस चरण को उग्रवादियों का उदय या अतिवादी राजनीति कहा जाता है। द्वितीय चरण में ही उग्रवादियों का उदय हुआ, इसलिए इसे अतिवादी राजनीति भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, द्वितीय चरण में भी यह आंदोलन मीन्स राष्ट्रीय आंदोलन 2 रूपों में उभरा था। ये द्वितीय चरण में आंदोलन 2 रूपों में उभरा, एक उग्रवाद के रूप में और दूसरा क्रांतिकारी के रूप में। ध्यान रखेंगे कि उग्रवाद के रूप में राष्ट्रवादी मीन्स उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन में विश्वास करते थे, बहिष्कार में विश्वास करते थे, जबकि क्रांतिकारी के रूप में वह शक्ति व हिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन दोनों का उद्देश्य कहीं था। दोनों का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अत्याचारी शासन से देश को मुक्त कराना या आजाद कराना। इन दोनों का उद्देश्य एक था कि देश को आजाद कराना। हम पढ़ेंगे कि उग्रवाद के उदय का कारण क्या था। ध्यान रखेंगे, हम उग्रवाद के उदय का कारण पढ़ चुके हैं आतंकवादी व क्रांतिकारी आंदोलन में। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के वही कारण था जो उग्रवादी आंदोलन का उदय का कारण था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पढ़े थे उग्रवाद के उदय के कारण कि ब्रिटिश सरकार की प्रकृति को ठीक समझना। ब्रिटिश सरकार की प्रकृति को ठीक समझना, उसके लिए हम पढ़े हुए थे कि महादेव गोविंद रानडे, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी आदि सभी ने अपने शोध व निष्कर्षों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में दरिद्रता या गरीबी का मूल कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक औपनिवेशिक नीतियां हैं। इसी तरह दूसरा कारण पढ़ा गया था कि पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। आप जानते हैं कि भारतीयों ने, राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध भारत के प्राचीन वीरों की गाथाओं से प्रेरणा लेकर किया। दयानंद सरस्वती, इस परिप्रेक्ष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती का उल्लेख करेंगे कि दयानंद ने नारा दिया गो टू विलेज। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जब समस्त यूरोप अंधविश्वास व अज्ञान के गड्ढे में गिरा हुआ था, उस समय भारत में एक उच्च या विकसित सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा था। उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और उनका परिवार स्वराज शब्द व स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल स्वामी दयानंद ने ही किया था। उसी तरह स्वामी विवेकानंद का उल्लेख कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत से समस्त संसार को चकाचौंध कर दिया था। वेदांत उपनिषद को कहा गया है। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपनिषदों में नहीं है। विवेकानंद ने इन वेदांतों के माध्यम से, इन उपनिषदों के माध्यम से भारत की संस्कृति
वह सभ्यता का प्रचार पूरे विश्व में किया था। तीसरा कारण था कि कांग्रेस के उपलब्धियों से असंतोष, कांग्रेस के उपलब्धियों से राष्ट्रवादियों को असंतोष था। जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमें 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद हमें रोटी के बजाय पत्थर मिला, रोटी के स्थान पर हमें पत्थर मिला। इन्होंने प्रथम चरण के उदारवादियों की नीतियों की आलोचना की। इन्हीं के सहयोगी अरविंद घोष जैसे लोगों ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो हमारे बीजी तिलक ने कहा था, कांग्रेस के सम्मेलनों को चापलूसों का सम्मेलन कहा और उनके वार्षिक अधिवेशन को मनोरंजन की छुट्टियां कहा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टहराएंगे तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मीन्स उदारवादी नेताओं को इन उग्रवादियों ने, मीन्स इस चरण के नेताओं ने कांग्रेस उदारवादियों की आलोचना की। उसी तरह एक कारण है लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीतियां। आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जो 7 वर्षीय शासन था वह मिशन तथा कमीशन के लिए प्रसिद्ध था। मिशन भूल, मिशन शिष्टमंडल तथा कमीशन आयोग। कर्जन का जो 7 वर्षीय शासन था अपने भूलों, शिष्टमंडलों व आयोग के लिए प्रसिद्ध था। और कर्जन का सबसे जो घृणित कार्य था वो था बंगभंग, बंगाल का विभाजन, जिसका राष्ट्रवादियों ने जोरदार विरोध किया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विपदा, ये भारत ही नहीं विश्व के प्रत्येक कोने में प्राकृतिक विपदाएं आती थी। प्राकृतिक विपदाओं में सरकार विशेषकर कोई सहायता नहीं करती थी। तो ऐसी स्थिति में इन नेताओं ने कहा कि जो सरकारी का प्रयास है वह प्राकृतिक विपदा से कम नहीं है। संवैधानिक साधनों में अब लोगों को अविश्वास हो गया था। तो इन्हीं सब कारणों से भारत में उग्रवाद का उदय हुआ था। हम देखें उग्रवाद के उदय के निम्न कारण थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम देखेंगे कि समय के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन थे। इस समय के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन थे? हम उल्लेख कर सकते हैं सबसे प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं कि विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सके। ये प्रार्थना समाजी थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना है गीता रहस्य, जो उन्होंने मांडले जेल, ये बर्मा
के मांडली जेल में लिखा था गीता रस, उनके द्वारा 2 पत्रों का संपादन भी होता था। वो था मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होता, जबकि केसरी मराठी में संपादित होता था। आप जानते हैं कि सबसे इसके अलावा इन्होंने ये गणेश महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव भी मनाना शुरू किया था। 1893 से गणेश महोत्सव और 1895 से इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी मनाना प्रारंभ कर दिया था। आप जानते हैं कि इनका प्रसिद्ध नारा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसी तरह इनके प्रमुख सहयोगी राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे। इनकी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, इनकी पुस्तक कई बार पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया थी। इन्होंने कई पत्रों का संपादन किया था, जैसे केसरी, वंदे मातरम तथा द पीपुल। द पीपुल अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, वहीं वंदे मातरम उर्दू में प्रकाशित होता था। तो लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे। इनकी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया तथा उनके पत्र केसरी, वंदे मातरम तथा द पीपुल है। आप जानते हैं कि बाल लाल त्रिकुटों में से सिर्फ लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 में वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और उसी वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष भी थे। आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार इन्होंने लाहौर में किया था। लाहौर में बहिष्कार करते समय पुलिस की लाठियों से गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला ने अपने अंतिम समय में कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह स्टेटमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो लाला लाजपत राय का है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। उसी तरह एक राष्ट्रवादी बीसी पाल, बीपी चंद पाल थे, जो ये ब्रह्म समाजी थे। इन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था। बंगाल में तिलक के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध बीसी पाल एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनकी पुस्तक है स्वराज इंडिया, भारत की आत्मा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, तथा इन्होंने भी, इनका नारा रहा है स्वदेशी, स्वराज और श्री कृष्ण। स्वदेशी, स्वराज और श्री कृष्ण। इसी तरह अरविंद घोष, इन्होंने कहा था कि
राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास होता है। एक प्रमुख उग्रवादी नेता अरविंद घोष थे। इनका स्टेटमेंट है, प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास होती है। इनकी भी बहुत सी पुस्तकें रही हैं। युगांतर इनकी पुस्तकें रही हैं। युगांतर, कर्मयोगी, वंदे मातरम, द सुपरमैन, इनकी ये सारी पुस्तकें रही हैं। तो एक नजर में देखते हैं कि राष्ट्रवादी नेता कौन थे। तिलक। तिलक एक प्रमुख प्रार्थना समाजी थे। इन्होंने बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य लिखा था, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये पुस्तकें हैं द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। इसी तरह इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। इसी प्रकार दूसरे राष्ट्रवादी नेता, उग्रवादी नेता लाजपत राय, जो प्रमुख आर्य समाजी थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है तथा इन्होंने केसरी, वंदे मातरम तथा द पीपुल जैसे पत्रों का संपादन किया था। ये ही मात्र बालपाल लाल में से कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। 1920 में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में हुआ था और इसी वर्ष 1920 में एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जहां तक तीसरी बात की बात है तो प्रमुख उग्रवादी नेता ब्रह्म समाजी था। इन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था। इनकी पुस्तक भारत की आत्मा है और इनका प्रसिद्ध नारा स्वदेशी स्वराज तथा श्री कृष्ण था। एक प्रमुख उग्रवादी नेता अरविंद घोष, जिनकी पुस्तक युगांतर, कर्मयोगी, वंदे मातरम तथा द सुपरमैन है। और इनका प्रमुख स्टेटमेंट रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की जीवन श्वास है। और देखेंगे कि इस काल की विशेषताएं क्या थी। इस सेकंड चरण में जो राष्ट्रवादी नेताओं ने कार्य किया, उनके ढंग कैसे थे, विशेषताएं कैसी थी। तो द्वितीय चरण की विशेषताएं पढ़ेंगे कि उग्रवादी हिंदू थे और हिंदू धर्म में इनकी दृढ़ आस्था थी। हिंदू संस्कृति के समर्थक थे। वे प्रखर राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। राष्ट्रवादी हिंदू थे, हिंदू संस्कृति विश्वास करते थे। वे प्रखर राष्ट्रवादी थे। वो सामान्य सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। इनका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। जैसा कि तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनके कार्य करने के तरीके क्या थे, इनकी कार्य पद्धति क्या रही है, तो आप जानते हैं कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा इनकी कार्य पद्धति थी। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, असहयोग सरकार के साथ
सहयोग न करना तथा सरकार का निष्क्रिय प्रतिरोध, ये इनके कार्य करने की पद्धति थी, तरीके थे। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था हो और सरकार के साथ और सहयोग किया जाए और सहयोग के साथ ही उनका निष्क्रिय प्रतिरोध भी किया जाए। हम थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे इस दूसरे चरण के राष्ट्रवादियों का। हम मूल्यांकन करेंगे तो कहेंगे कि कई कारणों से ये राष्ट्रवादी असफल रहे, किंतु उन्होंने आंदोलन में नवयुवकों को आकर्षित कर आंदोलनों में एक जान फूंक दी, आंदोलन को एक नई स्फूर्ति दी और यही नवयुवक आगे चलकर तृतीय चरण में गांधी के सहयोगी बने और फिर गांधी ने अपने लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति कर ली। तो इन्होंने ये तीसरे चरण के लिए एक मजबूत ये नींव रखी थी। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करेंगे। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे कि इस द्वितीय चरण में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी, जैसे बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन आदि। तब तक के लिए धन्यवाद।